नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में देखिए तेरे मुसलमान मेरे मुसलमान। दरअसल बिहार में पिछले 2 दिनों से अल्पसंख्यक वोट बैंक का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे का असर इतना जोरदार है कि सहरसा में चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा कि अभी एक उप मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है, सत्ता में आने पर और लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, सरकार में सबको भागीदारी मिलेगी। इस ऐलान के पीछे कारण है एनडीए का महागठबंधन पर हमला, जो लड्डू बनाम कद्दू नैरेटिव के सहारे यह स्थापित करने में जुटा है कि राजद मात्र डर दिखाकर मुस्लिमों का वोट हासिल करना चाहती है और मुस्लिमों के उत्थान का मकसद न कभी था न कभी होगा। तो दरअसल बिहार में मुस्लिम समुदाय का असली हितैषी है कौन, आज इसका सच आपको दिखाएंगे। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ये खींचतान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2020 तक भले अल्पसंख्यक वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आरजेडी के खाते में जाता रहा, लेकिन नीतीश कुमार के माध्यम से एनडीए के पास भी रहा। लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। एक तरफा अल्पसंख्यक वोट जीत हार का नया अध्याय लिख सकता है और ऐसे में आज देखिए आखिर किसके मुसलमान। मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। वो समुदाय अब जाग जाए, बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए। आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। आपका तो डिपार्टमेंट ही यही है, हिंदू मुसलमान झटका हलाल। अठारह फीसदी मुस्लिम आबादी वाले बिहार की सियासत में लगता है मुस्लिम सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, पिछले 24 घंटे में एम फैक्टर ही सबसे बड़ा चेहरा हो गया है। ये तब हुआ जब बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फीस का ऐलान हुआ। 14% वाले यादव के लिए सीएम चेहरा और 2.5% वाले मल्लाह के लिए डिप्टी सीएम। बस यहीं से मुस्लिम के हितों और सियासत को लेकर हंगामा हो गया। विवाद छिड़ गया कि मुस्लिमों का असली हितैषी कौन। एनडीए गठबंधन खुद को मुस्लिमों का असली हितैषी बता रहा है, तो महागठबंधन के अपने दावे। आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट करते हुए जेडीयू की सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में कोई मुस्लिम फेस डिप्टी सीएम न घोषित किए जाने पर तंज कसा गया। तस्वीर में लिखा है, समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, 2.60% वाले मल्लाह को लड्डू और 18% वाले मुस्लिमों को कद्दू। जेडीयू ने आरोप लगाया कि मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए आरजेडी कांग्रेस के साथ है। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए, बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए। एनडीए की तरफ से सीएम फेस की तस्वीर भले ही साफ नहीं हुई, लेकिन महागठबंधन की तरफ से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किए जाने पर महागठबंधन को जरूर टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह कि मल्लाहों की हिस्सेदारी 2.60% है। उनके समाज से तो डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उन मुस्लिमों का क्या जिनकी बिहार में आबादी 18% के करीब है। आरोप यह भी कि मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर सिर्फ उनके वोट हासिल किए जा रहे हैं, जबकि उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी नहीं दी गई।
बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के आरोपों का जवाब तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर के जरिए दिया। शुक्रवार की सुबह जब तेजस्वी यादव प्रचार के लिए निकले तो वो उड़न खटोले में सवार हुए। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता और आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब मौजूद थे। तेजस्वी ने इस तस्वीर के साथ एक्स पर लिखा, उत्साह, उमंग, उम्मीद और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम। बीते 24 घंटे से एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमलावर रहे। कहा गया कि मुस्लिमों को अनदेखा किया गया है, इसलिए महागठबंधन के घटक दल मुस्लिमों के हित में सोच ही नहीं रहे। लेकिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अभी भले ही एक डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा की गई, लेकिन आने वाले समय में कुछ और समुदाय की डिप्टी सीएम का ऐलान किया जा सकता है। मतलब ये कि महागठबंधन की तरफ से मुस्लिमों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। मुसलमानों को अनदेखा करने का आरोप सीएम और डिप्टी सीएम फेस अनाउंस होने के बाद ही क्यों लगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि महागठबंधन के इस ऐलान ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को असहज किया है, क्योंकि अब तक दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन गुरुवार को महागठबंधन ने तस्वीर साफ की है। अब बीजेपी पर दबाव है कि वो नीतीश कुमार को सीएम फेस अनाउंस करे, क्योंकि एनडीए के नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश सीएम होंगे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। तो क्या इसी वजह से मुस्लिमों का हितैषी कौन जैसे मुद्दों को हवा दी गई? एक बात साफ हो गया है कि राजद के लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को डर दिखाकर वोट लेते हैं और उनकी कोई चिंता नहीं करते हैं। उनके माई समीकरण का जो ढिंढोरा था, पिट रहे थे, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है और बिहार में इस बार माई समीकरण खत्म हो गया है। और मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि राजद सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहता है। आपका तो डिपार्टमेंट ही यही है, हिंदू मुसलमान झटका हलाल। आज तक किसी को समझ में नहीं आया किस चीज के आप मंत्री हैं। वैसे बिहार में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ता रहा है, लेकिन यहाँ आरजेडी को मुस्लिम वोट बैंक का फायदा ज्यादा मिलता है। तो क्या आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिमों के खिलाफ दिखाकर इसी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है? जबकि जमीनी हकीकत यही है कि टिकट बंटवारे में मुस्लिमों को जितनी हिस्सेदारी महागठबंधन में मिली है, उसकी चौथाई भी एनडीए में नहीं मिली है। महागठबंधन के घटक दलों ने 243 में से कुल 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो बताता है कि महागठबंधन में मुस्लिमों की कितनी हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा 143 सीटों में से 18 पर आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इसके बाद कांग्रेस ने 61 में से 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया। इनके अलावा महागठबंधन से सीपीएम-एल ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। इस लिहाज से देखा जाए तो महागठबंधन में तकरीबन 12% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। मतलब ये कि अगर महागठबंधन की तरफ मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव रहा तो इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अभी से महागठबंधन की जीत को लेकर जोश से लबरेज हैं। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में एक भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में
जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। शायद यही वजह है कि अभी से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में तल्खियां जबरदस्त नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि निजी तौर पर हमलों को लिया जा रहा है और वैसे ही जवाब दिए जा रहे हैं। बहरहाल आरजेडी का मुस्लिम फैक्टर, क्योंकि ये मुस्लिम मतदाता कितना अहम हो जाता है बिहार में। आरजेडी ने मुस्लिम फैक्टर किस तरीके से सेट किया है देखिए। 143 कुल मिलाकर के जो लड़ रहे कैंडिडेट्स आरजेडी की तरफ से 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। ये 2025 का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि अगर आप 2020 में देखें तो देखिए उतने ही 18 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में उतारे थे। 144 जबकि लड़े थे, एक ज्यादा, और जीतकर पहुंचे थे विधानसभा कुल 8। अब कितने मुस्लिम विधायक किसी भी समुदाय के उत्थान में उसकी नुमाइंदगी कितनी है सदन के भीतर, ये बहुत अहम हो जाता है। और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने विधायक कब कब जीत के, इन आंकड़ों की अहमियत बढ़ जाती है। जीत के विधानसभा कब पहुंचे आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि बहुत अहम है। लालू यादव के कार्यकाल से लेकर के नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिए। 1990 पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, 18 कुल मिलाकर के विधायक जो कि जीते थे, सदन पहुंचे थे। 95 में 23 हो गई इनकी संख्या, साल 2000 में 30 और फिर 2005 में 24। 2005 में हालांकि नीतीश कुमार आए। ये 3 कार्यकाल आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के। लालू यादव बाद में राबड़ी देवी रही और इस 1997 के बाद से, और इस तरीके से फिर 2005 से देखिए 16, 10 में 19, 15 में 24 और 2020 में कुल मिलाकर के 19 विधायक। ये मुस्लिम विधायकों की संख्या है जो कि नीतीश राज में सत्ता में आए। अब अहम यह भी है कि इस बार पिछले 1990 के बाद से अगर आप देखें तो पिछले 8 चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित मुस्लिम सदस्यों की संख्या कुल राज्य विधायकों की संख्या का औसतन लगभग 8% रही है। यानी कार्यकाल किसी का भी रहा हो, आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी कम ही नजर आती है। बिहार में करीब 18% आबादी मुसलमानों की है, जिसका वोट हमेशा से आरजेडी या फिर कांग्रेस के खाते में जाता रहा है। बीजेपी जानती है कि ये वोट उसे कभी नहीं मिल सकता और इसलिए चुनाव में किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाने से नहीं चूकती ताकि हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। जेडीयू भी परेशान है क्योंकि उससे भी मुसलमान वोट छिटक रहा है। चुनाव में कैसे मुस्लिम फैक्टर ने माहौल को गरमा दिया है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत का विकास जिंदाबाद, भारत का विकास जिंदाबाद। नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। मुस्लिम वोट पर घमासान, बीजेपी क्यों परेशान? बिहार के चुनावी रण में हर बार की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई। बीजेपी ने महागठबंधन में मुस्लिमों को तवज्जो नहीं देने का मुद्दा उठा लिया है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि शहाबुद्दीन की विचारधारा वालों को बिहार में जीतने नहीं देंगे। जय श्री राम। 100 शहाबुद्दीन आ जाए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। गृहमंत्री अमित शाह भले ही बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी उम्मीदवार बनाने पर घेर रहे थे, लेकिन इनका इशारा साफ तौर पर उस मुस्लिम वोट बैंक की तरफ था जिससे बीजेपी बिहार में सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये तबका आरजेडी और कांग्रेस को एक मुश्त वोट देता रहा है और इसकी काट ढूंढना एनडीए के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मुझे नमक हरामों का। चुनाव में इसीलिए बीजेपी नेताओं के निशाने पर पिछले कुछ दिनों से बिहार में मुस्लिम है। बीजेपी नेता आपत्तिजनक बयानबाजी भी करने से नहीं चूक रहे। मकसद साफ है, इसके खिलाफ हिंदू वोटों को एकजुट करना। आयुष्मान कार्ड मिला, कहाँ मिला,
हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौत का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। बीजेपी का दावा है कि सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समुदाय उठाता है। मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं मुस्लिमों के लिए चलाई, लेकिन फिर भी उसे मुस्लिम वोट नहीं करते। वोट महागठबंधन के दलों को देते हैं। अगर मुसलमान समाज का भी, मुस्लिम भाई बहनों का भी अगर कोई हितैषी है तो आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे फ्री अनाज हो, फ्री आवास हो, उनके भी चलने की सड़क है, उनके लिए भी उनकी कुरीतियों को दूर करने का जो काम है वो तो एनडीए कर रही है। अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। बीजेपी नेताओं के इन बयानों से साफ है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोट ना भी मिले तो इसके खिलाफ माहौल बनाकर एनडीए बाकी जातिगत समीकरण को साध सके। एनडीए ने उम्मीदवारों को टिकट बांटने में भी इस प्लान को लागू किया और मुसलमानों को ना के बराबर टिकट दिया। जेडीयू और बीजेपी इस बार 202 सीटों पर चुनाव लड़ रही। ये नंबर 2020 की तुलना में 23 कम है। मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। वहीं जेडीयू ने इस बार 4 मुस्लिमों को टिकट दिया है, जबकि साल 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। एलजेपीआर ने भी सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। मतलब साफ है कि एनडीए ने 18% मुस्लिम वोटर को एक तरह से यह मानकर खुद से अलग कर लिया है कि उसे ये वोट नहीं मिलेगा। जेडीयू का जहां मानना है कि पिछले चुनाव में 11 में से उसका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाया था, इसलिए ये कटौती की गई। मगर बीजेपी ने मुस्लिमों के वोट नहीं देने के सेंटिमेंट को चुनाव में 80% हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने तो इसकी शुरुआत तभी कर दी थी जब बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बुर्के में फर्जी वोटिंग कराने की साजिश का आरोप लगाकर हिंदू मुस्लिम रंग चढ़ाया। फिर गोरखपुर में हलाल सर्टिफिकेशन, राजनीतिक इस्लाम पर बयान देकर बिहार के चुनावी माहौल की गाड़ी हिंदू मुस्लिम ट्रैक पर डाल दी। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सीएम योगी ने भले ही बयान यूपी में दिया है, लेकिन उसकी गूंज सीमा से सटे बिहार के पूर्वी इलाकों, पूर्वी चंपारण, सिवान में सुनाई दी, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। ये लोग अंग्रेजों के उपनिवेश की बात नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा पूरा देश लूट लिया।
ये लोग फ्रांसीसी उपनिवेश का बात नहीं करेंगे जो सब कुछ हमारे यहां से खनिज संपदा ले गए। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। बिहार में महागठबंधन का MY समीकरण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एनडीए ने इसकी काट के लिए हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू कर दिया है, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देनी शुरू कर दी, जिसमें ऐसी बयानबाजी भी सामने आ रही जो सवाल उठा रही, चुनावी माहौल की तपिश बढ़ा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वोट बैंक की सियासत तो हो रही है, लेकिन अहम यह हो जाता है कि आखिर 243 सीटों में किसने कितने उम्मीदवार उतारे हैं, किस जाति से, क्योंकि बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत अहम है। इसमें अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है वो भी आपको दिखाते हैं, और खुद देखिए ये आंकड़ों की जुबानी आखिर क्या है नतीजे। सबसे पहले तो बीजेपी की बात, सवर्ण 49 है जिनको कैंडिडेट बनाया गया है, ओबीसी 34, ईबीसी 10 और एससी दलित 12 कैंडिडेट मैदान में है, मुस्लिम 0 आपको नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ी दरअसल लड़ाई है। बीजेपी जो ये कहती है हमें वोट नहीं मिलता, तो फिर सीधे खुले तौर पर कहा जाता है, तो ये साफ तौर पर दिखा दिया गया कि फिर नुमाइंदगी भी 0 रहेगी। इसके अलावा अब जेडीयू के देखिए, ओबीसी 37, ईबीसी 22, एससी एसटी की बात करें 16, सवर्ण 22, मुस्लिम कैंडिडेट 4। जबकि एक फैक्ट यह भी है कि 2020 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जेडीयू से जीत दर्ज कर पाने में नाकामयाब रहा था, और इस बार तो घनघोर नाराजगी है। अब अगर बाकी समुदायों की बात करें तो इसके बाद देखिए, जेडीयू के बाद एलजेपीआर की भी बात करते हैं, खासकर एनडीए की अगर हम बात करें, इसमें कितने कैंडिडेट, राजपूत 5 है, यादव 5 है, पासवान 4, भूमिहार जाति से, कुल मिलाकर के ये एलजेपीआर की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी 4 लोगों को, 4 कैंडिडेट्स को जगह दी गई है। भूमिहार ये सवर्ण तबका, आपको राजपूत और भूमिहार ये सवर्ण तबके से आते हैं। इसके अलावा यादव 5, पासवान 4 है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उन्होंने चुनाव में 6 उम्मीदवार उतारे हैं। 6 उम्मीदवारों में से पार्टी ने मांझी के 4 रिश्तेदारों को उतारा है, 2 भूमिहार हैं जिनको टिकट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि ये भी एनडीए में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जरिए, 1 भूमिहार है, 1 राजपूत, 3 कुशवाहा, 1 वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सबको शामिल करने की कोशिश दिखाई देती है। और इन फैसलों में सबसे अहम रहा विनिंग कैंडिडेट। इसका कितना असर पड़ेगा ये आखिरकार तय करेगा बिहार का मतदाता।